नमस्कार प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों और साथियों। तैयार हो जाएं मिशन मेरिट 2023 खान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका साथी एम आर चौधरी और आपका प्यारा सा चैनल जो आपको उठाए, जगाए, मंजिल पर पहुंचाए, उत्थान एजुकेशन। आइए सुनते हैं आज मिशन मेरिट 2022 राजस्थान बोर्ड के इस क्रम में आपको ले जाने के लिए मैं आज एमसीक्यूज लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ मैंने कुछ लिगेंड लिख रखे हैं और दूसरी तरफ उनके गुण हैं, जानते हैं। एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन को हम EN से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CH2 के साथ NH2 या नाइट्रोजन के पास एक एक लॉन पेयर। हाइड्रोजन, आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन NH2 लॉन पेयर। और डाई ग्लाइऑक्सीमेटो डाई मिथाइल, ये आपके मिथाइल, ये मिथाइल, ये होगा डाई मिथाइल। और ये आपके कार्बन, ये N, ये डबल बॉन्ड N, ये ग्लाइऑक्सीमेटो। यदि यहाँ OH लिखता तो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम होता, या ऋण आवेश इसलिए डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। इसको शॉर्ट में DMG कहते हैं। और डाईइन डाईइन CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 या NH, और यहाँ भी NH, CH2 NH, ये हो गए लिगेंड। अब इनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों, इधर ध्यान देंगे। क्या है यहाँ कि मैं द्विदंतुक लिगेंड में से कौन सा है, तो यह द्विदंतुक लिगेंड है, यानी A B से मेल खाता है। हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन भी द्विदंतुक लिगेंड है, E भी B से मेल खाता है। C डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, यहाँ भी लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहाँ भी लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक एटम डोनर एटम का काम करेगा और बाकी वाले क्या बनाएंगे, ये भी एक डोनर एटम का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, द्विलक बनाता है, त्रिदंतुक है, द्विदंतुक है, तो ये भी द्विदंतुक है। कैसा है, ये भी द्विदंतुक है। तो हमारा C द्विदंतुक। हाइड्रोजीन पर वापस विचार करें तो हाइड्रोजीन द्विदंतुक तो है ही, साथ में प्रोटोनीकरण पर हाइड्रोजीनियम आयन बनाता है, ये भी है। प्रोटोनीकरण यानी जब हाइड्रोजीन एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, NH ये प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो इस पर धनावेश आ जाएगा, अब इसका नाम है हाइड्रोजीनियम। अगली बात, डाईइन 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 का मैंने वहां लिख दिया। क्या करता है डाईइन 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 त्रिदंतुक लिगेंड है। क्या है, डाईइन त्रिदंतुक लिगेंड है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ डी मैच करता है क्यू के साथ। ठीक है मित्रों, तो इथाइलिन डाईएमीन बाइडेंटेट है, हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रहण करके, हाइड्रोजन बाइडेंटेट तो है लेकिन ये वाली बात ज्यादा सटीक है, इसलिए इसको इससे मिलाते हैं हम, या R लिख देते हैं। ठीक है ना, ये R। और डाईमिथिल ग्लाइऑक्सीमेटो भी वही है, द्विदंतुक लिगेंड है, और डाईइन है, वो क्या करता है, डाईइन त्रिदंतुक लिगेंड है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न एम्स के एग्जाम में पूछा गया था, 12th बोर्ड में भी पूछा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सेकंड प्रश्न है, Fe या CN6 है, ये ऊपर 3 माइनस है, में आयरन का ऑक्सीकरण अंक है। आयरन का ऑक्सीकरण अंक मित्रों ज्ञात करते हैं यहाँ, Fe का होल 6 और बड़े कोष्टक पर 3 माइनस है। Fe का ऑक्सीकरण अंक मैं x मान लूं, CN की संख्या कितनी है, 6 है, और आप सारे बच्चे जानते हैं ये मोनोडेंटेट एक दंतुर लिगेंड है, इस पर एक ऋणावेश होता है, इसलिए इसका आवेश या ऑक्सीकरण अंक -1 है, बराबर टोटल संकुल पर समन्वय सत्ता पर -3 आवेश है, तो मैं आगे -3 लिख देता है ना। यदि यहाँ कोई आवेश नहीं होता तो मैं 0 लिखता, यदि यहाँ धनावेश होता तो धनावेश लिखता, या -3 है इसलिए -3 लिखता हूँ। अब इसको सरल करता हूँ, x -1 और 6 का गुणा करेंगे तो मित्रों
-6 आएगा। ये माइनस प्लस का थोड़ा ख्याल रखना, विशेषकर बायो वाले। और आगे -3। इसको और सॉल्व करें, इस 6 का पक्षांतरण करें, इधर लाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस हो जाएगा, जानते हैं ना। तो ये हो जाएगा इस तरह से। और बड़ा कौन है, +6 बड़ा है, कितना बड़ा है, +3। एफ ई का ऑक्सीकरण अंक +3, और वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। आप साथ साथ में लिख सकते हैं, साथ साथ में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं हमारे पास POF6, ये प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा, और इसके ऊपर 3 इस प्रकार का प्रश्न है। इसमें क्वाल्ट की उपसह संयोजन संख्या है। प्यारे मित्रों ध्यान दें, उपसह संयोजन संख्या का मतलब है केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या, अथवा दाता परमाणुओं की संख्या, अथवा लिगेंड और धातु आयन के बीच बने हुए उपसह संयोजक बंधों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ फ्लोरोलिगेंड फ्लोरिडो है, ये एक दंतुर है, और ये टोटल नंबर कितने हैं, संख्या में 6 है, इसलिए उपसह संयोजन संख्या क्या होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या 8 होगी। कर दे दो, वेरी गुड, 6 होती। अगले प्रश्न की ओर चलते। हमारा अगला प्रश्न मित्रों, चौथा प्रश्न, उदासीन लिगेंड है, ये हमारे पास लिगेंड है, इनमें से कौन सा लिगेंड उदासीन है, ये आपको छांटना है, चयन करना है। यहाँ लिखा है क्लोरो, मैं लिख देता हूँ ये क्लोरिडो। हाइड्रोक्सो, मैं लिख देता हूँ OH-। ऑक्सेलेटो, मैं लिखता हूँ C-, COO-। और एमीन, मैं लिख देता हूँ ये वाला अमोनिया अणु एमीन। मित्रों ध्यान दे दिया, बात समझ में आ गई ना। इन तीनों पर तो 1 पर, 2 पर और 4 पर ऋणावेश है, इसलिए ऋणावेशित लिगेंड है। अमोनिया पर कोई आवेश नहीं, इसलिए हमारा प्रश्न का विकल्प तीसरा सही है। ठीक है, अगली बात, पांचवें प्रश्न के लिए तैयार। NH2 CH2 NH2, यानी ये है NH2 CH2 CH2 NH2। दो कार्बन इसलिए एथ है और 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास एक एक लॉन पेयर है, तो 2 दाता परमाणु होने के कारण ये द्विदंतुक लिगेंड है। सवाल क्या है, किस रूप में प्रयुक्त होता है, एक दंतुक लिगेंड के रूप में नहीं, कीलेट लिगेंड के रूप में, हाँ कीलेट लिगेंड के रूप में। तो ध्यान दें, तो ध्यान दें, जैसे मैं ये एक एग्जांपल ले लूं, एन वोल्टवाइस, ठीक है, इसको लिखूं मैं, इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये Cu बीच में, और इधर आपके ये NH2, इधर आपके ये NH, और ये CH2, ये CH2, ऐसा इधर भी NH2 NH2। मैंने H2 पीछे इसलिए लिखा प्यारे दोस्तों, क्योंकि उसके साथ कॉपर के साथ बंध बनाने वाला नाइट्रोजन परमाणु है। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान दे दो। ये क्या बन गया, ये वलय बन गई। क्या बन गई मित्रों, यह वलय बन गई, इसलिए ये क्या है, कीलेट लिगेंड। क्या ये कीलेटिंग लिगेंड है, सेतु लिगेंड नहीं, धनायनिक लिगेंड नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा विकल्प सही हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास अगला प्रश्न है, शायद छठा प्रश्न है, FeCO का होल 5 का आयुपेशी नाम है। तो या आयरन का ऑक्सीकरण अंक 0 है। हमने DMF ब्लॉक एलिमेंट में संक्रमण धातु में ये बात बताई थी कि कार्बोनिल एक ऐसा लिगेंड है शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी संक्रमण तत्वों या संक्रमण धातुओं के साथ उपसह संयोजी बनाता है। ठीक है ना, तब हमने मान प्रक्रम में टेट्रा कार्बोनिल निकल के बारे में चर्चा भी की थी, तब ये बात बोली थी। अब यहाँ आते हम, तो इसका नाम क्या है। दूसरी बात ये मित्रों, जब धातु से जुड़े हुए संकुल पर केंद्रीय धातु आयन के साथ कोई लिगेंड जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो, कोई लिगेंड जुड़ा हुआ, माना कि ये वाला लिगेंड है, और इस पर ऋण आवेश हो, धातु के नाम के अंत में हम 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं मित्रों, 8। और इस पर यदि धनावेश हो, माना कि, तो धातु का जो नाम है वही लिखते हैं। जब 8 लगाते हैं तो लैटिन शब्द के साथ लगाते हैं, फेर और 8।
और जब साधारण नाम लिखते हैं तो हम वहां आयरन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जब कोई आवेश नहीं हो या धन आवेश हो तो हम क्या लिखते हैं? आयरन लिखते हैं। अब यहां आते हैं, पेंटा कार्बोनिल फेरेट नहीं होगा मित्रों, तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। पेंटा कार्बोनिल फेरेट थर्ड नहीं, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जी है। पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन सेकंड नहीं, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? तीसरा। ठीक है ना? चले आगे अगले प्रश्न की ओर। यौगिक Na2FeCN होल 5 और NO प्लस है, नाइट्रोनियम आयन या नाइट्रोसोनियम आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर एक, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकंड। सेकंड है कि नहीं, इसके लिए हम देख लेते हैं मित्रों। या नाइट्रोसोनियम का ऑक्सीकरण अंक +1, साइनाइड 5 है इसलिए ऑक्सीकरण अंक होगा -5, आयरन का X होगा और सोडियम का +1 मल्टीप्लाई विथ सोडियम परमाणु है और एक का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। या ध्यान देना, याद रखना, क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, क्षार मृदा धातुओं का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है, हैलाइडों का, सभी हैलोजनों का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। ठीक है ना? अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास आएगा निकल करके ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का, ये +x हो गया, ये माइनस का 5 और 1 को करें तो ये माइनस का 4 बच जाएगा बराबर 0। अब पक्षांतरण करेंगे तो ये +2 वाला -4 से घटकर x बराबर प्लस, हमारे आयरन का ऑक्सीकरण अंक है वो +2 होना चाहिए। तो हमारा नाम, सबसे पहले धनायन का नाम टीएम, उसके बाद लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में साइनो सी से प्रारंभ होता है इसलिए पेंटासाइनो, और नाइट्रोसोनियम एन से प्रारंभ होता है इसलिए बाद में आएगा। उसके बाद धातु का नाम आएगा, धातु पर चूंकि ये इस तरफ धनावेश है, इस तरफ ये धन आयन है, इसलिए धातु पर क्या होगा? संकुल आयन पर ऋणावेश। के नाम के अंत में, धातु के नाम के अंत में, आयरन के नाम के अंत में फेरेट 8 लगेगा, ये वाला नाम सही। दूसरा नाम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। हाँ मित्रों ध्यान देना, इस यौगिक का साधारण नाम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है। क्या नाम है? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। जब हम रेडिकल टेस्ट में, 12th के प्रैक्टिकल में या मूलकों के परीक्षण में आयरन के मूलक का परीक्षण करते हैं तो अवक्षेप को 3 भागों में बांटकर उसे तनु HCl में घोलकर एक भाग में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं तो चमकीला नीला रशियन ब्लू रंग का विलयन प्राप्त होता है, तब हम इसका नाम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड समझते हैं। और अब ये जो आपका रंग दिख रहा है, मेरी पेन का जो रंग दिख रहा है वो रशियन ब्लू है, तो ये दोनों ही सही। सोडियम नाइट्रोसो फेरोसाइनाइड नहीं, 1 और 2 दोनों बिल्कुल, तो हमारा सही विकल्प है 4। सही विकल्प क्या है? 4। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ये आपके लिए हिदायत है, सावचेती का संकेत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। FeCl3.4H2O वास्तव में है क्या है, देखते हैं। यानी ये सामान्य अणु सूत्र लिखा है, इससे हमें संकुल यौगिक के रूप में लिखना है। ठीक है ना? Cl3 कितने हैं? 3 और H2O कितने हैं? 4। प्यारे मित्रों ये ध्यान देना है कि आयरन की समन्वयी संख्या है नॉर्मल सभी संकुल यौगिकों में 6 होती है। ध्यान देना, आयरन की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहायक संख्या 6 होती है मानना है। हाँ, आयरन पेंटा कार्बोनिल में जरूर, लेकिन 4 नहीं होती। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है और अपने d का, s का और p का इस्तेमाल करके ये अष्टफल के संकुल का निर्माण करता है, जो हमने VBT में पढ़े थे। अब हम ध्यान देते हैं यहाँ चूंकि 4 लिगेंड है, H2 का होल 4 है, इसलिए ये प्यारे मित्रों गलत हो गया। और यहाँ पर ये अंदर 3, एक ये 4, ये भी 4 लिगेंड वाला गलत हो गया। यहाँ पर ये 4 थोड़ा ऊपर लिखा गया है, ये नीचे है। यहाँ H2 का होल 4 कोष्टक में Cl2, यानी लिगेंड 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, ये Cl एक रख दिया बार, ये वाला सही हो सकता है। और चौथा FeH2 का होल 3 और यहाँ होल ट्वाइस, 3 और 2 5, तो ये वाला गलत। कौन सा विकल्प सही हुआ प्यारे मित्रों? डिस्कस, मंथन।
FeCl3.4H2O वास्तव में है। यानी मैंने ये कहा, ये बात यदि आपके दिमाग में सेव हो जाए कि आयरन 6 लिगेंडों के साथ जुड़कर ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुल क्या बनाता है? अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए केंद्रीय धातु आयन को कितने लिगेंड के साथ जुड़ना पड़ेगा? 6 लिगेंड के साथ। 6 लिगेंड हमने यहाँ ग्रेटर कोष्टक में देखें, यहाँ हो गए 5, यहाँ हो गए 3 और 1 4, यहाँ हो गए सिर्फ 4, यानी यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिगेंड है, यहाँ 5 लिगेंड है, 6 नहीं हुए, 6 नहीं हुए। तीसरे ऑप्शन में इस विकल्प में 6 लिगेंड है, इसलिए हमारा सही विकल्प है प्यारे प्यारे बच्चों 3। चले हैं आगे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा यौगिक जलीय विलयन में सल्फेट आयन का परीक्षण नहीं देगा? कौन सा जलीय विलयन में सल्फेट आयन का परीक्षण नहीं देगा? प्यारे मित्रों, ये उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता टॉपिक का प्रश्न है, ठीक है ना? यदि वो टॉपिक आपने ढंग से देखा है तो समावयवता 2 प्रकार की होती है यहाँ पर हमारे लिए। एक होती है संरचनात्मक समावयवता और एक होती है त्रिविमीय समावयवता। रचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की है और उनमें एक समावयवता है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। आयनन समावयवता क्या है मित्रों? वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन जल में घुलकर, अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं लेकिन जल में घुलकर वे अलग अलग आयन देते हैं। उन सह संयोजक यौगिकों को आयनन समावयवी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा आयन मिलेगा। तो प्यारे मित्रों फिर ध्यान देना, दो आयन गुरु कोष्टक के, बड़े कोष्टक के, बिग ब्रिकेट के, आयताकार रेक्टेंगल ब्रिकेट के लेफ्ट या राइट है, आयनिक मंडल में है, सरल आयन के रूप में है, तो वह परीक्षण देगा कि वो कॉम्प्लेक्स में है, धातु के साथ लिगेंड के रूप में उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, तो परीक्षण टेस्ट नहीं देगा। क्लियर मित्रों? यदि सल्फेट दाईं ओर है तो परीक्षण देगा और सल्फेट यदि संकुल के अंदर है तो परीक्षण नहीं देगा क्योंकि वो धातु के साथ जुड़ा हुआ, जकड़ा हुआ है। उपसह संयोजक बंध बना लिया है, उसका आयनिक बंध नहीं है, तो आयन के रूप में परीक्षण वही देगा जिसने आयनिक बॉन्ड बनाया है, तो आयन के रूप में प्रेजेंट है, तो लिगेंड के रूप में प्रेजेंट नहीं है। नहीं है प्यारे मित्रों। जाओ यहां पर, यहां देखते हैं K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2 यानी फिटकड़ी का सूत्र है। चलिएगा, यहाँ कॉपर सल्फेट, जल के 4 लिगेंड है, बार सल्फेट आयन है, ठीक है। यहाँ पर पर्ल सल्फेट, ये CO छोटा है। तीसरे वाला प्रश्न थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, COSO4, इसको मैं आपको समझने के लिए कोष्टक में बंद कर दूं, और ये NH3 का 5, ये कोष्टक बंद, बाहर राइट। फिर यहाँ आता है FeSO4, NH4 का ऑल्टवाइज SO4, 6H2, ये हमारा मोअर साल्ट है, ये हमारे पास एलम या फिटकड़ी है, और ये हमारा नीलात होता है, क्या है? नीला, और ये हमारा है एक संकुल यौगिक, ठीक है ना? तो यहाँ भी प्रश्न क्या है? नहीं देगा। मैं इससे थोड़ा अलग समझा रहा हूं, ये सल्फेट आयन का देगा, ये वाला देगा, ये वाला नहीं देगा, ये वाला देगा और ये वाला देगा। क्यों देगा मित्रों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये द्विक लवण है, डबल साल्ट है। क्या है? द्विक लवण है। जबकि ऑप्शन नंबर 3 है संकुल लवण है। क्या है? संकुल लवण। और यहाँ इस संकुल लवण में सल्फेट है लिगेंड के रूप में। इसके रूप में प्यारे मित्रों, लिगेंड के रूप में है, संकुल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला परीक्षण नहीं देगा। ये वाला के वो परीक्षण नहीं देगा। किसका? सल्फेट आयन का। ठीक है ना? जाया ना? आगे बढ़ते। हमारे पास अगला प्रश्न है 10वां। निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है? प्यारे मित्रों, AgNO3 यदि क्लोराइड आयन के साथ क्रिया करने का मौका मिले तो AgCl व्हाइट PPT बनाता है। अब ध्यान दें, हमारे पास पहला कंपाउंड है
PTCl4 डॉट NH3 4NH3 संकुल के रूप में लिखा हुआ नहीं है, संकुल के रूप में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आयनित होगा वो एक डबल साल्ट है, संकुल आयन के रूप में लिखा हुआ नहीं है, संकुल यौगिक के रूप में लिखा हुआ नहीं है, उपसर्ग संयोजक यौगिक लिखा हुआ नहीं है, तो परीक्षण देगा। फिर COCl3 डॉट 3NH3 इसको यदि संकुल यौगिक के रूप में लिखें तो ये बनेगा NH3 का ट्राइस और Cl3 इस तरह से। चलो इसको भी लिख लें तो ये बनेगा कि PT, बता दूं मैं आपको काम की बात, 4 संयोजन संख्या समन्वय संख्या में यौगिक बनाता है, यहां लिख दूं मैं Cl4NH3, ठीक है ना। और यदि 6 में बनाएगा माना कि तो भी बनेगा PT NH3 का होल Cl2 और Cl2, ठीक है। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म अवक्षेप नहीं देता, ये हमने एलो एल्केन वाले 10वें पाठ में पढ़ा है, और ये वाला देता है। वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, वाइनिल क्लोराइड ये आयनित होकर के माइनस है, इसलिए ये भी देता, ये अवक्षेप देगा। ये वाला या आयनन की गुंजाइश कम है क्योंकि ये अनुनाद के द्वारा डबल बॉन्ड बना लेगा, इसलिए ये वाला परीक्षण नहीं देगा, ये वाला परीक्षण नहीं देगा। ये वाला यौगिक में यहाँ तो अनुनाद के कारण डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए ये तो Cl माइनस के रूप में नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो मौजूद है ये Cl माइनस के रूप में निकल सकता है, तो ये वाला देगा। कार्नेलाइट, इसका नाम लिख दिया। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है मित्रों KCl MgCl2.6H2, एक डबल साल्ट है, द्विक लवण है। अब कौन कौन परीक्षण देंगे? परीक्षण देंगे आपके ए देगा, परीक्षण कौन कौन देगा बता देते हैं। परीक्षण देने वाले आएंगे आपके ए वाला परीक्षण, ए वाला परीक्षण देगा, बी वाला परीक्षण देगा, एफ वाला परीक्षण देगा, वाला परीक्षण देगा, ई वाला परीक्षण देगा। परीक्षण देगा, ठीक है मित्रों। इसको कोई समस्या होगी तो ए देगा, ई देगा, सी देगा और एफ देगा, ठीक है ना। और ये वाला अंदर आ गया, इसलिए ये वाला परीक्षण नहीं देगा, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या है? ए सी एफ ई, ठीक है। आगे बढ़े, बड़ा अच्छा प्रश्न था ये, नीट का प्रश्न है, एम्स के एग्जाम में आया हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारे पास, 11वां प्रश्न, निम्न में से प्लेटिनम यौगिक का सूत्र क्या होगा यदि उस यौगिक में उपस्थित कुल क्लोरीन का 1/4 भाग के जलीय विलयन में AgNO3 डालने पर अवक्षेपित हो जाता है। प्रश्न को मित्रों 4 बार पढ़ लेवे। प्रश्न बड़ा सरल है, आंसर ढूंढना है। प्लेटिनम यौगिक का सूत्र क्या होगा यदि उस यौगिक में उपस्थित कुल क्लोरीन का, कुल क्लोरीन यानी जितना क्लोरीन है वो सारे अवक्षेपित नहीं होंगे, माना कि 4 है, माना कि 4 है तो उसमें से 1 क्लोरीन ही अवक्षेपित होगा जलीय विलयन में AgNO3 डालने पर। आइए मित्रों देखिएगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे विकल्प में यदि हम इसे संकुल बनाए, क्या बनाए? संकुल यौगिक बनाए, तो किस में क्लोरीन एक बकाया रह जाता है? विचार कीजिए। ये वाला PTCl4 संकुल यौगिक बन गया, शेष बचा नहीं। ये वाला संकुल यौगिक बन गया, शेष बचा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ यदि हम लिगेंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास चौथा Cl शेष नहीं बचता, इसलिए हमारा विकल्प है, यहाँ गुंजाइश है ही नहीं। ये तो PT2 कोष्टक H2O का होल ट्वाइस और Cl2 ये वाला संकुल बनता है, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं।
यहाँ संभावनाएं बनती थी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जल के अणु है, इसलिए यहाँ संकुल बनेगा मित्रों PtH2O का होल 4 और फिर है Cl फोर H2 जाइज नहीं, यार 4 के 4 क्लोरीन अवक्षेपित हो रहे हैं। और इसका भी लिखूं मैं, भले PtH2O और भले 6 लिखूं, भले 2 लिखूं, इसी तरह से मैं संकुल यौगिक का सूत्र बनाऊं, लेकिन 1/4 क्लोरीन का चौथा भाग कहीं भी अवक्षेपित नहीं हो रहा है। एकमात्र संभावना बनती है विकल्प 4 में, इसलिए हमारा सही उत्तर है ये वाला। बड़ा अच्छा प्रश्न है, नीट एग्जाम का है। अगली बारी अगले प्रश्न के लिए। CrCO होल क्रोमियम का होल 6 है कार्बोनिल में क्रोमियम का EAN E का मतलब होता है इफेक्टिव, A का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ये हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। और N का मतलब होता है A एटॉमिक और N का नंबर, ठीक है। प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक, ऐसा मानते हैं जिस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के संयोजी कोश में लिगैंड से जुड़ने के बाद संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर कुल की निकटतम उत्कृष्ट गैस के जितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वह संकुल अधिक स्थायी होता है। निकटतम उत्कृष्ट गैस जितने इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर लिगैंड जुड़ने के बाद ही इलेक्ट्रॉन हो जाए 18, 36, 54, ऐसा संकुल अधिक स्थायी है। मैन मुख्य रूप से त्रिडी श्रेणी के प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जब संकुल यौगिक बनाते हैं तो उनके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आर्गन के क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर 36 अपेक्षित की जाती है। जिन संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु में 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्यादा स्थायी होते हैं। तो मित्रों बात आती है कैसे ज्ञात करते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने का बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीका है। प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर धातु आयन में इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ Mn+ लिखता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, और फिर उसमें क्या करना है, धातु आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जोड़ना है लिगैंड। क्या जोड़ना है, लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। एक फॉर्मूला ये वाला। दूसरे वाला फॉर्मूला मैं लिखता हूं, वो इस प्रकार होगा। दूसरे वाला फॉर्मूला है मित्रों, आपको जो सरल लगे वो अप्लाई करना है। प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, धातु का परमाणु क्रमांक, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट S ऑफ मेटल, प्लस 2 गुणा एक दंतुर लिगेंडों की संख्या, या मैं बोल दूं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला मैंने, ये फॉर्मूला धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर या एक दंतुर लिगेंडों की संख्या। ठीक, अब यहां पर हम अप्लाई करते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम का मित्रों परमाणु क्रमांक होता है 24। कितना होता है, 24। या मैं आपको लिख के बता दूं, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निकलकर जिंदा हूं। ये होता है 21, ये 22, ये 23 और ये 24। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये D1, ये D2, ये D3 या D4 होना चाहिए, लेकिन अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है, इसलिए D5S1 ये वाला। ठीक है मित्रों, तो क्रोमियम ये वाला सूत्र हम लागू करते हैं। ये वाला सूत्र लागू करें उससे पहले ये जाने कि क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक क्या है। ऑक्सीकरण अंक, यहाँ कार्बोनिल लिगेंड है इसलिए क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक है 0। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं यह लिखूंगा कितने होंगे 24, माइनस ऑक्सीकरण अवस्था 0 प्लस लिगेंड एक दंतुर लिगेंडों की संख्या या 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं
का होल 6 है 6, ये हो गया 6 दूनी 12, ठीक है ना, और ये हो गया 24, जीरो का वैल्यू 0, 24 और 12 कितने होते हैं 36, ठीक है मित्रों। क्या आते हैं, इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूले से ज्ञात करें, हम इस पेन से लिख लें, क्या धातु आयन में इलेक्ट्रॉन, धातु आयन है नहीं, धातु परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन है 24, प्लस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं 6, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन, वे 12 बराबर कितने हुए 36, ये प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN रूल भी कहलाता है। और जिन संकुलों में प्रभावी परमाणु क्रमांक का मान 36 आता है, इनर्ट गैस के बराबर आता है, उत्कृष्ट गैस के बराबर आता है, वो अधिक स्टेबल स्थायी होते हैं। या हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, सक्रिय गैस विन्यास, द्विअष्टक, अष्टक, चतुअष्टक। तो हम ये बात करेंगे, सक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है, क्या क्या प्राप्त करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है, अभी हमने पिछला प्रश्न लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। K4Fe का होल 6 में आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है ना, Fe का। अब ये जो इधर वाला मामला है K4 वाला, इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक में कोई योगदान नहीं है। हमें ज्ञात करना पड़ेगा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। चलो ज्ञात करते हैं, ये 4+1 पोटेशियम के लिए Fe का X मान लेते हैं, और साइनाइड के 6 लिगेंड है, एक का -1 होता है, टोटल चार्ज 0 है, तो हम क्या जोड़े, हम जोड़े प्लस के 4 प्लस X -6 बराबर 0, या हम पक्षांतरण करें तो X बराबर प्राप्त हुआ हमें +2। बायो वाले, बायो स्ट्रीम वाले इसको थोड़ा समझ लें, मैं समझ आ गया। अब क्या है, हमारे पास दो फॉर्मूले थे अभी, कौन कौन से, एक तो धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस लिगेंड से प्राप्त, धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, कितना होता है 26, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 26 ना, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 26 माइनस, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं धातु आयन में 24, प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड है 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, जोड़ लें 12, हो गया योग 24 12 36, हमारा ऑप्शन है 36 तीसरे में, इसलिए सही उत्तर हो गया 36। क्यों, आनंद आ गया ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। जटिल यौगिक ट्रिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का सूत्र है, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, यानी सल्फेट बाहर होना चाहिए, सल्फेट बाहर होना चाहिए, या सल्फेट अंदर है, ये वाला तो होगा नहीं, यहाँ भी अंदर है, ये वाला होगा नहीं। अब हमारे संघर्ष है इन दो विकल्पों के बीच में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन से वाला सही है, पहले आप सोच ले, आप जवाब दे दें कौन सा सही है, उसके बाद मेरी बारी है। इसमें भी मित्रों क्या दिख रहा है, EN ट्राइस है, ट्रेस है, और यहां भी ट्रेस है, यहां भी सल्फेट है, यहां भी सल्फेट है, ठीक। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, सवाल ये करता हूं, यहां पर कोबाल्ट, हम इस चौथे ऑप्शन की चर्चा कर लें, ठीक है ना, या तीसरे करें, तीसरे कर, EN का फुल थ्राइस, EN का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जानते हैं ना, और कोष्टक बंद है, फिर सल्फेट लिखा है, और सल्फेट का ऑक्सीडेशन अंक होता है -2। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो 0 होता, क्या कहना मित्रों 0 होता, तो सल्फेट साथ जुड़ता नहीं, 0 ऑक्सीकरण अंक होता कोबाल्ट का, इस पर कोई आवेश नहीं होता, और ये सल्फेट जुड़ता ही नहीं, इसलिए तो पॉसिबल ही नहीं। अब इसकी चर्चा करते हैं, ये क्या है मित्रों, ये है कोबाल्ट EN का होल थ्राइस, और यह होल ट्वाइस अगेन,
और फिर यहाँ लिखा है बड़े कोष्टक में सल्फेट, भले ही छोटे में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद 3। अब देखें, यदि इसका एथिलीन डाइअमीन का ऑक्सीकरणांक 0 है ना, कोबाल्ट का ऑक्सीकरणांक कितना होगा? संकुल पर जो आवेश है, माना कि ये x है, ये धन आयन का आवेश इसकी संयोजकता के रूप में, इसकी संख्या के रूप में, और इसका आवेश इसकी संख्या के रूप में। हम जानते हैं कि सल्फेट की संयोजकता 2 है। सल्फेट वाला जो -2 था वो आ गया इसके पास, और इस वाला जो +3 था वो आ गया इसके पास। तो बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर +3 आवेश है और सल्फेट पर -2 आवेश है। ये संयोजकताएं इंटरचेंज हुई है, ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई। ये हमारा सही ऑप्शन है 4। जटिल यौगिक ट्रिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 3rd। वैसे एक बात यहाँ और है, यहाँ 3rd ऑलरेडी लिख रखा है, तो और इजी हो गया का सूत्र क्या है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न बड़े अच्छे लगे होंगे। मिशन मेरिट के आपके सफर में ये अवश्य योगदान करेंगे। ऐसे ही और प्रश्न लेकर मैं आपके सामने अगली वीडियो में पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक अपने मित्र साथी MR चौधरी को अनुमति दीजिए और आप कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अधिक से अधिक मित्र जोड़िए। शीतकालीन अवकाश समाप्त हो गया, अब पढ़ाई की और वापस रुख करते हैं। जल्दी ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं, अनाउंस होने। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी आप कोई फील करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हर प्रश्न और हर उम्मीद आपकी सॉल्व की जाएगी। बरकरार रखी। धन्यवाद। जय हिंद। स्वरूप